चैनल बीपीएससी गाइड पे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी गाइड वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुलाई महीने के बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां बिहार की परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर ले जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, हाल ही में हमने बीपीएससी 67th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इससे जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में संशोधन किया गया है? इसका उत्तर है धारा 14, 39 और 66। नीतीश सरकार की पंचायती राज कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। 16 जून से बिहार में ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद में कामकाज परामर्श समिति के माध्यम से चलेगा। नए अध्यादेश के अनुसार पंचायत परामर्श समिति के निवर्तमान मुखिया ही प्रमुख होंगे। तो आपको याद रखना है, बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 14, 39 और 66 में संशोधन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला बापू टावर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका उत्तर है पटना। यह बापू टावर पूरी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित होगा। पटना के गर्दनी बाग इलाके में बन रहे इस बापू टावर को 120 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। यह बापू टावर देश का इस तरह का पहला टावर होगा। सरकार की ओर से इस बापू टावर के निर्माण का कुल बजट फिलहाल 84.4 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बापू टावर की कुल लागत 397 करोड़ बताई जा रही है। तो आपको याद रखना है, देश का पहला बापू टावर बिहार के पटना जिले में बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2400 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? इसका उत्तर है कोसी नदी पर। यह प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। इस योजना के पूरा होने के बाद बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार के एनएचपीसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। इस जल विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह एक जल विद्युत शक्ति के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन करेगी। तो आपको याद रखना है, 2400 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार डगमरा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 33%। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें कुल 9,275 सीटें हैं। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1,125 सीटें हैं। अगले विधानमंडल के सत्र में यह विधेयक पेश होगा। विधानमंडल से पारित कर राज्यपाल की सहमति लेकर राज्य में ये दोनों नए विश्वविद्यालय एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, बिहार के सभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में बिहार किस स्थान पर है? नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में केरल 75 अंक के साथ पहले स्थान पर है। बिहार 52 अंकों के साथ सूची में सबसे नीचे है। ताजा रिपोर्ट में बिहार, असम और झारखंड सबसे नीचे रहे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 अंक मिले। रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो आपको याद रखना है, नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में बिहार 52वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 5 करोड़ पौधे। बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए
नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगाकर 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत कर दी है। मिशन 5.0 पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग की पौधशालाओं में 5 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधे तैयार कराए गए हैं। वन विभाग के द्वारा संबंधित संस्थाओं को निःशुल्क पौधे और कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पौधशालाओं से कृषकों को 50 लाख पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल माध्यम से सूचना प्रसार को नियमित करने हेतु बिहार कैबिनेट ने किन निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है? इसका उत्तर है वेब मीडिया नियमावली 2021। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेब मीडिया विज्ञापन नीति में 5 समूह गठित किए गए हैं। समूह क में वैसे न्यूज वेबसाइटों को रखा गया है जिनके प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स, समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर्स, समूह ग में यूजर्स 2.5 लाख से अधिक और 20 लाख तक, समूह घ में 1.5 लाख से अधिक एवं 2.5 लाख तक यूजर्स और सबसे नीचे समूह में 50,000 से अधिक एवं 1.5 लाख तक के यूजर्स वाले वेबसाइट को रखा गया है। तो आपको याद रखना है, डिजिटल माध्यम से सूचना प्रसार को नियमित करने हेतु बिहार कैबिनेट ने वेब मीडिया नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया? इसका उत्तर है 15%। झारखंड से बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया था। 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाने थे, जबकि राज्य में 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए गए। अब राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है। 17% हरित आवरण हासिल करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर 15% हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? इसका उत्तर है तारकिशोर प्रसाद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री के रूप में बिहार से सुशील मोदी शामिल हुआ करते थे। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन अब सुशील मोदी का स्थान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ले ली है। इस ग्रुप का संयोजक केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपालन को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, जीएसटी काउंसिल में सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के तारकिशोर प्रसाद को सदस्य मनोनीत किया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है पटना। गृह विभाग ने पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट के गठन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह बिहार की दूसरी डीएनए यूनिट होगी। नए उपकरणों से लैस नई यूनिट के गठन के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और तेजी से डीएनए सैंपल की जांच संभव हो सकेगी। डीएनए जांच के सैंपल को डीएन कोल्ड रूम में रखा जाता है। इस कोल्ड रूम का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके निर्माण पर करीब 1 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। तो आपको याद रखना है, बिहार के पटना जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 5 जून। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। इस क्रांति से जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन गए थे।
तो आपको याद रखना है, हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की कौन सी एक नई प्रजाति तैयार की गई है? इसका उत्तर है सबोर मैंगो 2। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत सफल हो गई है। वैज्ञानिकों ने आम की एक नई किस्म को इजाद किया है। इस नए आम को सबोर मैंगो 2 नाम दिया गया है। सबोर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 साल की मेहनत के बाद मालदह और आम्रपाली आम की संकर प्रजाति सबोर मैंगो 2 किस्म इजाद की है। सबोर मैंगो 2 एक हाइब्रिड है जिसे मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर संजय सहाय, अध्यक्ष बागवानी विभाग बीएससी सबोर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की एक नई प्रजाति सबोर मैंगो 2 को तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहां बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। गंगा किनारे पटना यूनिवर्सिटी की जमीन पर देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अंदर डॉल्फिन सेंटर का निर्माण करने की अनुमति दे दी है। रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन की भोजन नदी के किस जगह पर रहना सुरक्षित है, नदी में जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, सहायक नदियों में डॉल्फिन कैसे रह रही है, कहां-कहां खतरा है, इन तमाम चीजों पर रिसर्च किया जाएगा। अगर देश की किसी नदी में डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है तो उसे रिसर्च सेंटर में लाकर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। तो आपको याद रखना है, 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गांगेय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, हाल ही में हमने बीपीएससी 67th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इससे जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप और हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? इसका उत्तर है 4 लाख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा किया है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। राज्य के संकट प्रबंधन समूह की एक बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्रित करें और उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। तो आपको याद रखना है, बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? इसका उत्तर है मक्का। अमेरिका में विश्व का सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होता है, परंतु बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को मक्का उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये 7 जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, पहले पायदान पर तमिलनाडु है। 2016 में मक्का की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया था। बिहार के इन क्षेत्रों में मक्का की पैदावार 50 क्विंटल प्रति एकड़ एक हो गई है, जबकि अमेरिका के इंडियाना में 48 क्विंटल का ही उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है, बिहार के 7 जिलों ने मक्का की खेती में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है सिमरिया धाम बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय के पवित्र गंगा घाट सिमरिया धाम को अब विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। सिमरिया घाट को एक पर्यटन स्थल के रूप में 200 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका मसौदा भी तैयार हो चुका है। गंगा घाट को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगा परियोजना के तहत 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव के तहत इस घाट को विकसित किया जाएगा।
तो आपको याद रखना है, बिहार के सिमरिया धाम बेगूसराय को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? इसका उत्तर है सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल। बिहार सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण के साथ साथ इसकी बिक्री और उपयोग के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार की यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के 180 दिन बाद प्रभावी होगी। तो आपको याद रखना है, बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसे प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों समेत देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में सोने पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया है? इसका उत्तर है 12 जिलों में। बिहार के 12 जिलों समेत देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। अब बिना हॉल मार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेचे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में निर्यात समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के जिन 12 जिलों में हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है, उसमें पटना के साथ साथ बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर और गया जिला शामिल है। तो आपको याद रखना है, बिहार के 12 जिलों समेत देश भर के 250 से ज्यादा जिलों में सोने की हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नवनियुक्त त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? इसका उत्तर है शिवहर। शिवहर जिला अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अब पंचायतों की परामर्शी समिति के जिम्मे चला गया है। ऐसे में शिवहर बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां की त्रिस्तरीय पंचायतों की परामर्शी समितियों ने ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यभार संभाल लिया है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष निर्धारित आम चुनाव नहीं हुआ। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल भंग होने के ठीक अगले दिन से परामर्श समितियों को 3 स्तर पर स्थानीय सरकार चलाने का दायित्व सौंप दिया है। तो आपको याद रखना है, नवनियुक्त त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायतों का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला शिवहर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में एथेनॉल से बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया। उस कुकिंग स्टोव को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है लैपिस फ्लेम। इथेनॉल पॉलिसी आने के बाद से बिहार में इथेनॉल उत्पादन फैक्ट्री लगाने वालों की होड़सी मच गई है। इसे लेकर पटना स्थित कार्यालय में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के समक्ष इथेनॉल कुकिंग स्टोव का एक ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान लैपिस फ्लेम के नाम से इस स्टोव को इथेनॉल फ्यूल से जलाकर दिखाया गया। इथेनॉल कुकिंग स्टोव लैपिस फ्लेम का डेमो देखने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार का मकसद इथेनॉल उत्पादन के मामले में बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर जाना है और इसके लिए निरंतर कोशिशें की जा रही हैं और अब तक हुए प्रयासों के बहुत ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, हाल ही में बिहार में इथेनॉल से बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का एक सफल ट्रायल किया गया और उस कुकिंग स्टोव को लैपिस फ्लेम नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत अब सभी वर्ग को उद्योग धंधा शुरू करने के लिए कितने रुपए तक का ऋण देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है? इसका उत्तर है 10 लाख रुपए। युवा योजना के तहत सामान्य वर्ग के युवकों को उद्योग धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए के ऋण पर 5 लाख रुपए अनुदान के बाद शेष राशि 1% ब्याज के साथ 84 किस्त में लौटानी होगी, जबकि व्यवसाय के लिए महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण प्राप्त होगा। इस योजना के तहत कर्ज लेकर कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपए का कर्ज लेकर सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस जमा करने होंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा।
तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत सभी वर्ग को उद्योग धंधा शुरू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं को थानेदार से लेकर एसडीएम तक की पोस्टिंग में कितने प्रतिशत भागीदारी देने का फैसला किया गया है? इसका उत्तर है 33%। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार अब महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देने के बाद क्षेत्रीय स्तर की पोस्टिंग में आरक्षण देने जा रही है। इसको लेकर नीतीश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीओ, प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी की पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बिहार सरकार की ओर से जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी 35% तक की जाए। तो आपको याद रखना है, बिहार में महिलाओं को थानेदार से लेकर एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% भागीदारी देने का फैसला किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया है? इसका उत्तर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। उन्होंने यह आदेश देते हुए कहा कि इससे छात्राओं का खेलों के प्रति अधिक उत्साह होगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें हमारे वेबसाइट www.bpscguideway.in साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @bpscguideway पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।